बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों का कॉरपोरेट अकाउंटिंग की क्लास में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रबंधकीय पारस्परिक के संबंध में जो वैधानिक प्रावधान हैं उनकी जानकारी या उनका अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया था। इसके अलावा अनुसूची 5th के पार्ट सेकंड और थर्ड, जिसमें केंद्र सरकार के अनुमोदन के बिना प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक और प्रबंधक को देय पारस्परिक के जो शर्तें हैं, नियम हैं, उनकी जानकारी हमने प्राप्त की। जैसा आपने देखा कि प्रबंधकीय पारस्परिक के लिए जो दरें उपयोग में ली जानी हैं वह लाभ पर आधारित है। तो यानी हमें वो लाभ ज्ञात करने होंगे, लाभों की गणना करनी होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह भी यही है कि प्रबंधकीय पारस्परिक के लिए लाभ की गणना। यहाँ लाभों की गणना कंपनी अधिनियम की धारा 198 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी, जो सकल लाभ में निम्नलिखित समायोजन के बाद आएगी। या हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि प्रबंधकीय पारस्परिक के लिए लाभों की गणना दो तरीके से की जाती है। या तो सकल लाभ में आप कुछ एडजस्टमेंट कर लीजिए, दूसरा कि जब कंपनी ने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना लिया हो तो प्रबंधकीय पारस्परिक हेतु जो लाभ की गणना है उसमें कुछ उसी लाभ में कुछ एडजस्टमेंट करके जो है उन लाभों की गणना की जा सकती है, जिनके आधार पर प्रबंधकीय पारस्परिक दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि दो तरीके से लाभों की गणना की जा सकती है। एक तो सकल लाभ से हम कर सकते हैं, दूसरा हम अगर स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट बना लिया है तो उसके आधार पर भी की जा सकती है। तो लाभों की जो गणना की जाती है वो कंपनी अधिनियम की धारा 198 में जो रीति है उसी के अकॉर्डिंग की जाएगी। और इसमें जो मुख्य तौर पे जो 4 कदम हैं वो महत्वपूर्ण है कि 198 की जो धारा 2 है उसमें निर्दिष्ट कुछ राशियां हैं, उनको लाभों में जोड़ा जाएगा। धारा 198(3) में विनिर्दिष्ट राशियों को लाभों में जोड़ा नहीं जाएगा। कुछ राशियों को लाभों में से घटाया जाएगा और कुछ ऐसी है राशियां जिनको लाभों में से घटाया नहीं जाएगा। तो अब इनमें से कौन कौन सी जो राशियां हैं उनको जोड़ा और घटाया जाएगा या जोड़ा नहीं है। इसमें सबसे पहला आता है कि सुविधाएं और सहायताओं को जोड़ना, बाउंटीज एंड सब्सिडीज। पारस्परिक भुगतान के उद्देश्य से किसी कंपनी के किसी वित्तीय वर्ष के शुद्ध लाभों की गणना करने के लिए किसी भी सरकार से अथवा सरकार की ओर से गठित सार्वजनिक संस्था से प्राप्त सुविधाओं और आर्थिक सहायताओं की राशि को लाभों में जोड़ा जाएगा पारस्परिक लाभ की गणना के लिए। परंतु उन सुविधाओं और आर्थिक सहायताओं की राशि को नहीं जोड़ा जाएगा जिसके संबंध में केंद्र सरकार ने अलग से अन्यथा निर्देश दिए हैं। तो सुविधाओं और सहायताओं को जोड़ना, कुछ राशियों को नहीं जोड़ना है, जिसमें कंपनी द्वारा निर्गमित किए गए अंशों या ऋण पत्रों पर प्रीमियम के रूप में प्राप्त लाभ की राशि को, हरण किए गए अंशों के विक्रय से हुए लाभ की राशि को, पूंजीगत प्रकृति के लाभ, किसी अचल संपत्ति के विक्रय से लाभ की राशि अथवा पूंजीगत प्रकृति की स्थायी संपत्ति को, किसी अचल संपत्ति अथवा किसी पूंजीगत प्रकृति की स्थायी संपत्ति के विक्रय से प्राप्त लाभ की राशि। इसके अलावा संतुलित चार्ज का समायोजन, संतुलित चार्ज, बैलेंसिंग चार्ज यानी कॉस्ट ऑफ असेट्स सोल्ड माइनस रिटर्न डाउन वैल्यू। दूसरा, अगर पूंजीगत लाभ हो सकता है, कैपिटल प्रॉफिट हो सकता है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ एसेट्स माइनस कॉस्ट ऑफ एसेट्स सोल्ड। तो यानी किसी संपत्ति को बेचे जाने पर दो प्रकार के लाभ होते हैं, एक व्यापारिक लाभ जिसको संतुलित चार्ज के नाम से जानते हैं और दूसरा पूंजीगत लाभ।
पूंजीगत लाभ से आशय जो है संपत्ति के विक्रय मूल्य और संपत्ति की मूल लागत के अंतर से है। प्रबंधकीय पारस्मरिक की गणना करते समय पूंजीगत लाभ को आय नहीं माना जाता है। अतः यदि कंपनी के नियमित लाभानी खाते में इस प्रकार का कोई पूंजीगत लाभ यदि क्रेडिट हो गया है तो उसे हमें घटा देना चाहिए। इसके अलावा समता संचयों इक्विटी रिजर्व में मान्य किसी संपत्ति अथवा दायित्व की राशि में परिवर्तन जिससे संपत्ति या दायित्व के उचित मूल्य के मापन से होने वाले लाभानी खाते में आधिक्य की राशि, इनको हमें नहीं जोड़ना है। तीसरा है कि लाभों में से घटाई जाने वाली राशियां कि सभी सामान्य कार्यशील व्यय की राशि, संचालकों का पारस्मरिक की राशि, कंपनी के कर्मचारियों में से किसी को अथवा किसी इंजीनियर, तकनीशियन और कंपनी द्वारा पूर्णकालिक अंशकालिक आधार पर नियोजित व्यक्तियों को दिया गया अथवा देय, बोनस या कमीशन की राशि, विशेष कारणों अथवा विशेष परिस्थितियों में व्यावसायिक लाभों पर लगाया गया कोई कर जिसे केंद्र सरकार ने अधिसूचित कर दिया, कंपनी द्वारा निर्गमित ऋण पत्रों पर ब्याज की राशि, कंपनी द्वारा निष्पादित बंधकों पर और कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार से सुरक्षित ऋणों अग्रिम ब्याज की राशि, अनुरक्षित असुरक्षित ऋणों अथवा अग्रिमों पर ब्याज की राशि, चल अचल संपत्ति की मरम्मत पर व्यय की राशि यदि मरम्मत पूंजीगत प्रकृति की नहीं है, प्रमाणित धर्मार्थ कोषों को दिए गए चंदे की राशि सहित दी गई राशि, निर्धारित की गई सीमा तक धारा न्यास की राशि, ये ऐसी राशियां हैं जो कि लाभों में से घटाई जाएगी। और भी है जिनको आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा नहीं घटाई जाने वाली राशियां यानी लाभों में से इन राशियों को नहीं घटाना, हमें पारस्मरिक यानी प्रबंधकीय पारस्मरिक के उद्देश्य से शुद्ध लाभों की गणना करने के लाभों में से इन राशियों को घटाया नहीं जाएगा, जिसमें पहला है आयकर अधिनियम के अंतर्गत देय कर अथवा अधिकर अथवा आय पर अन्य कोई कर जो ऊपर उनमें शामिल नहीं है, स्वेच्छा से दी गई क्षतिपूर्ति, हर्जानों आदि में दी गई राशि जो वैधानिक दायित्व के कारण नहीं दी गई है, पूंजीगत प्रकृति की हानि जिसमें कंपनी किसी उपक्रम अथवा किसी भाग के विक्रय से हुई हानि को सम्मिलित है, ऐसी हानि की राशि विक्रय संपत्ति के अतिरिक्त मूल्य से अधिक नहीं होगी, समता संचयों में मान्य किसी संपत्ति या दायित्व परिवर्तन की राशि जिसमें उस संपत्ति या दायित्व के अधीन मूल्य के मापन से होने से लाभानी खाते में आधिक्य की राशि शामिल है। तो ये राशियां हैं जो घटाई नहीं जाएगी। तो इस प्रकार से हमने इनको 4 भागों में बांटा है। लाभों की गणना करने के लिए सुविधाएं और सहायताओं को जोड़ना है, कुछ राशियों को नहीं जोड़ना है और कुछ राशियों को हमें घटाना है और कुछ को नहीं घटाना है। तो इन समस्त बिंदुओं को जैसा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर एक स्टेटमेंट, एक प्रारूप जो है लाभों की गणना का दिया है, उसको आप देखें कि अगर हमें सकल लाभ दिया हुआ है तो सकल लाभ के आधार पर हम प्रबंधकीय पारस्मरिक के लिए लाभों की गणना किस प्रकार से करेंगे वो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट एज नॉर्मली कंप्यूटेड, जो सकल लाभ हमने कमाया है उसमें हमें ऐड नंबर 1 ऐड में सब्सिडीज बाउंटीज रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, जैसा हमने सुविधाएं और सहायताएं जो हमें प्राप्त हुई है वो जोड़ी जाएगी। इसके अलावा ऑल अदर इनकम ऑफ कंपनी एक्सेप्ट, सिवाय इनके ABCDE जो 5 बिंदु है, इन 5 बिंदुओं के अलावा कंपनी की सभी प्रकार की जो इनकम्स हैं, आय हैं, उनको जोड़ा जाएगा। तो किन किन को एक्सेप्ट का मतलब इनको हमें नहीं जोड़ना है। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ऑल कैपिटल प्रॉफिट एंड रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट विच रिप्रेजेंट एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर द कॉस्ट ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन रिवल्यूशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज रिकॉग्नाइज इन इक्विटी रिजर्व्स इंक्लूडिंग सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 5 बिंदु हैं, इनको हमें नहीं जोड़ना है, बाकी की सभी प्रकार की आय जो है वो जोड़ी जाएगी। लेस ऑल एक्सपेंसेज एक्सेप्ट द फॉलोइंग, सारे खर्चे माइनस करते हैं सिवाय इन खर्चों के, इन खर्चों को हमें लेस नहीं करना है। एक्सेप्ट द फॉलोइंग,
corporate tax, super tax, provision for tax, ex gratia payment to employees, all capital expenses and capital losses, right of goodwill and fictitious assets, other non-current assets, transfer to reserve, proposed dividend including tax on dividend distribution, interim dividend including tax on dividend distribution, incentive available under Income Tax Act, loss on revaluation of assets or liabilities recognized in equity reserves इंक्लूडिंग सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये चीज़ें हमें यानी ऑल एक्सपेंसेस एक्सेप्ट द फॉलोइंग, इनको हमें लेस नहीं करते हुए बाकी समस्त को लेस करना है, खर्च माइनस करना है। तो ये एडजस्टमेंट करने के बाद जो आएगा प्रॉफिट फॉर मैनेजरियल रिम्यूनरेशन कहलाएगा। इसमें एक स्पष्टीकरण भी है, जैसे कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार स्थायी संपत्तियों पर मूल्यह्रास की गणना धारा 123(2) में दिए गए प्रावधानों और अनुसूचियों में दी गई दरों के अनुसार की जाएगी। इस राशि को प्रबंधकीय पारस्परिक के लाभों की गणना में से घटाया जाएगा। यदि ये तो जब हुई कि जब हमें ग्रॉस प्रॉफिट के आधार पर मैनेजरियल रिम्यूनरेशन के लिए प्रॉफिट की गणना करनी हो। यदि कंपनी ने स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट बना लिया है तो प्रबंधकीय पारस्परिक हेतु लाभ की गणना के लिए जो है हम इसका उपयोग करेंगे। इस प्रकार से निकाला जाता है कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर मैनेजरियल रिम्यूनरेशन, प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, यानी जो लाभ हानि खाते का प्रॉफिट है, विवरण से जो प्रॉफिट आ रहा है वो लेंगे हम। इसमें फर्स्ट एडजस्टमेंट रिगार्डिंग इनकम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। पहला जो एडजस्टमेंट होगा कि जो लाभ हानि का विवरण है उसके इनकम से संबंधित हम एडजस्टमेंट करेंगे। क्योंकि लाभ हानि विवरण पहले बनाया जा चुका है इसलिए ऐड हम करेंगे सब्सिडीज एंड बाउंटीज इफ नॉट इंक्लूडेड एज इनकम इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। अगर ये शामिल नहीं किए गए हैं सब्सिडीज एंड बाउंटीज तो उसे हम यहाँ जोड़ेंगे। दूसरा हम लेस करेंगे कैपिटल प्रॉफिट इफ इंक्लूडेड एज इनकम इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। अगर इन्हें हमें स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में शामिल कर लिया है तो पूंजीगत लाभों को हम लेस करेंगे। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज रिकॉग्नाइज्ड इन इक्विटी रिजर्व इंक्लूडिंग सरप्लस इन P&L अकाउंट, अगर ये भी हमें अगर पहले लाभ हानि खाते में अगर शामिल कर लिया है तो उसे हम यहाँ पर लेस करेंगे इनको। दूसरा एडजस्टमेंट जो होगा सेकंड एडजस्टमेंट रिगार्डिंग एक्सपेंसेज एंड चार्जेज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, यानी ऐसे एक्सपेंसेज और चार्जेज जिनको कि हमने लाभ हानि विवरण में शामिल कर लिया है उनका एडजस्टमेंट करेंगे। कि सबसे पहले ऐड फॉलोइंग इफ चार्ज स्टेटमेंट P&L अकाउंट, अगर हमने वहाँ पर लाभ हानि खाते में अगर चार्ज कर लिया तो इनको हमें ऐड करना है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, आइटम्स ऑफ एप्रोप्रिएशन यानी ट्रांसफर टू रिजर्व एंड डिविडेंड्स, ऑल कैपिटल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, एक्स ग्रेशिया पेमेंट मेड टू वर्कर मोर देन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, एक्सेस प्रोविजंस, investment and development allowance, managerial remuneration, not managerial fees, loss on sale of fixed assets and investment, loss on revaluation of assets or liabilities recognized in equity reserve including surplus in profit and loss account। तो ये चीज़ें जो हमने लाभ हानि विवरण में शामिल कर ली थी, चार्ज कर लिए थे, इनसे संबंधित एडजस्टमेंट हम करेंगे। तो ये दूसरी जो विधि है जिसमें अगर हमें लाभ हानि विवरण बना लिया है तो लाभ हानि विवरण के लाभों से हम जो है मैनेजरियल रिम्यूनरेशन के लिए लाभों की गणना कर सकते हैं। इससे पहले जो आपको दिखाया गया था कि अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट से अगर हम मैनेजरियल रिम्यूनरेशन के लिए लाभों की गणना कर रहे हैं, प्रबंधकीय पारस्परिक के लिए लाभों की गणना करनी है तो वो की जा सकती है। दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। आप ये दोनों स्टेटमेंट आपकी बुक्स में भी हैं, इनको अच्छी तरह देखें। प्रश्न को देखें कि प्रश्न किस प्रकार का है आपका। अगर स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट बना हुआ है तो आपको केवल जो लाभ दे रखे हैं उसी में थोड़ा एडजस्टमेंट करना है। अगर हमें सकल लाभ दे रखे हैं तो सकल लाभों के आधार पर जो है उस स्टेटमेंट फर्स्ट वाले स्टेटमेंट के आधार पर बनाया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। इसको पढ़ें, देखें, समझें और कोई समस्या हो तो मुझसे संपर्क करें।